नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट्स राउंड अप में आपका बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कथित विवादित बयानबाजी पर गिरफ्तार कांग्रेस नेता को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम राहत। दिल्ली की द्वारका कोर्ट को दिया गिरफ्तारी से सुरक्षा का निर्देश। एआईएडीएमके विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने पनीरसेल्वम को दिया झटका। पलानीस्वामी को अंतरिम महासचिव पद पर किया बहाल। मद्रास हाईकोर्ट का फैसला रखा बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने फिर सख्ती दिखाते हुए कहा, पुलिस थानों में सीसीटीवी लगाने के निर्देश का हो पालन। केंद्र और राज्यों को दी चेतावनी। कहा, कई एजेंसियां सरकारों ने निर्देशों का पालन नहीं कर रही। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जेट एयरवेज के पूर्व चेयरमैन नरेश गोयल और उनकी पत्नी अनीता को दी राहत। ईडी का केस किया रद्द। ईसीआईआर खारिज करने की थी अपील। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें एडप्पाडी पलानीस्वामी को अन्नद्रमुक के अंतरिम महासचिव के रूप में बने रहने की अनुमति दी गई थी। शीर्ष अदालत ने कहा है कि इस आदेश का ओ पनीरसेल्वम और पलानीस्वामी के बीच विवाद को लेकर हाईकोर्ट में चल रहे मामले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 11 जुलाई को एआईएडीएमके जनरल काउंसिल ने एडप्पाडी के पलानीस्वामी को पार्टी का अंतरिम महासचिव नियुक्त किया था। बैठक में कोऑर्डिनेटर और कोऑर्डिनेटर पदों को भी रद्द कर दिया गया। इससे पहले कोऑर्डिनेटर का पद ओ पनीरसेल्वम के पास था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इरोड ईस्ट उपचुनाव से ठीक पहले आया है, जो एआईएडीएमके के लिए महत्वपूर्ण है। एआईएडीएमके पार्टी विवाद से संबंधित मामलों में ओ पनीरसेल्वम को मायूसी हाथ लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने पलानीस्वामी को अंतरिम महासचिव के पद पर बहाल रखने के मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। शीर्ष अदालत ने मद्रास हाईकोर्ट की खंडपीठ के फैसले को चुनौती देने वाली ओ पनीरसेल्वम की याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने ये भी स्पष्ट किया है कि उसकी टिप्पणियां उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों से संबंधित हैं और उनका ओ पनीरसेल्वम और पलानीस्वामी के बीच विवादों के संबंध में उच्च न्यायालय में लंबित मुकदमे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन या अभियोग आवेदनों को अनुमति देने के लिए आवश्यक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल 11 जुलाई को हुए एआईएडीएमके जनरल काउंसिल की बैठक को वैध माना है। इसी के साथ कोर्ट ने पलानीस्वामी को एआईएडीएमके के अंतरिम महासचिव बनाए रखने के फैसले को भी बरकरार रखा है। अदालत ने मुकदमे में फैसला करने के लिए अन्य सभी मुद्दों को खुला छोड़ दिया है। न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि उसने 11 जुलाई 2022 की सामान्य परिषद की बैठक की वैधता के संबंध में विवाद को निपटाया नहीं है। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की खंडपीठ ने 12 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा पारित पलटा था, क्योंकि ये 11 जुलाई को पार्टी के अंतरिम महासचिव के रूप में पलानीस्वामी के चुनाव से पहले अस्तित्व में था। एकल पीठ ने पाया था कि उप नियमों के अनुसार सामान्य परिषद की बैठकें केवल ओपीएस और
ESP दोनों की संयुक्त सहमति से बुलाई जा सकती हैं। हालांकि डिवीजन बेंच ने यथास्थिति के लिए अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया, यह देखने के बाद कि यह गतिरोध को जन्म देगा, क्योंकि दोनों नेताओं के संयुक्त रूप से कार्य करने की कोई संभावना नहीं थी। मामले की जड़ पिछले साल 11 जुलाई को पार्टी की आम परिषद की बैठक तक है। उस बैठक में AIADMK कार्यकारी परिषद ने पूर्व मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी को पार्टी के अंतरिम महासचिव के रूप में नियुक्त किया और पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण ओ पनीरसेल्वम को पार्टी से निष्कासित कर दिया। ओ पनीरसेल्वम की ओर से सीनियर एडवोकेट गुरु कृष्ण कुमार और रंजीत कुमार ने एकल पीठ के आदेश की बहाली के लिए तर्क दिया कि यह पार्टी के उपनियमों के अनुसार पारित किया गया था, जो आम बैठक आयोजित करने के लिए दोनों नेताओं की संयुक्त सहमति को अनिवार्य करता है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे दिसंबर 2020 के आदेश का पालन कर सभी पुलिस स्टेशन और जांच एजेंसियों के कार्यालयों जैसे केंद्रीय जांच ब्यूरो, निदेशालय, प्रवर्तन और राष्ट्रीय जांच एजेंसी के कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाएं। लगभग 2 साल पहले जस्टिस RF नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने उनके पास हिरासत में यातना की घटनाओं को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने थे और उसके निर्देश दिए गए थे। इस हफ्ते जस्टिस BR गवाई, जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संजय करोल ने उपयुक्त सरकारों से 29 मार्च के भीतर अपनी अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। इस मामले में अमिकस क्यूरी सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने अदालत को बताया कि भारत सरकार और विभिन्न राज्यों के तहत कई एजेंसियां सरकारों ने निर्देश का पालन नहीं किया है, यानी कि कई एजेंसियों ने सरकार के निर्देश का पालन नहीं किया और साथ ही साथ अदालत ने चेतावनी दी है कि अदालत के निर्देशों का पालन न करने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इस मामले पर अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। साथ ही आपको बता दें कि कोर्ट ने सचिव गृह भारत संघ को भी निर्देश दिया है कि वह इस आदेश को सभी मुख्य सचिवों के साथ साथ संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के गृह सचिवों को सूचित करें। प्रदेशों को संबंधित कार्यकारी प्रशासनिक या पुलिस अधिकारियों द्वारा जितनी जल्दी हो सके लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि वे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत भारत के प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए जारी किए गए थे। अदालत ने निराशा के साथ ये भी नोट किया कि अप्रैल 2018 में उनके पहले आदेश के बाद से लगभग 3 वर्षों की अवधि में इस संबंध में कुछ भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। जी हाँ, आपको बता दें कि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि कोर्ट काफी ज्यादा अभी फिलहाल इस पूरे मामले पर सख्त नजर आ रहा है और कि वह दिसंबर 2020 के आदेश का पालन कर सभी पुलिस स्टेशन और जांच एजेंसियों के कार्यालय जैसे केंद्रीय जांच ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय और राष्ट्रीय जांच एजेंसी के कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाए। लगभग 2 साल पहले जस्टिस RF नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच के पास हिरासत में यातना की घटनाओं को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश उन्होंने दिए थे। इस हफ्ते जस्टिस BR गवाई, जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संजय करोल ने उपयुक्त सरकारों से 29 मार्च के भीतर अपने अनुपालन रिपोर्ट को दाखिल करने को कहा गया है। कथित विवादित बयान मामले में सुप्रीम कोर्ट में द्वारका कोर्ट को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को मंगलवार तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने के निर्देश दिए हैं। सभी FIR को साथ जोड़ने पर यूपी और असम राज्यों के पुलिस को नोटिस जारी किया गया। सुनवाई के दौरान कोर्ट को प्रधानमंत्री पर दिया गया बयान सुनाया गया। इस पर CJI ने पूछा कि ये सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का मामला कैसे। पवन खेड़ा को गुरुवार को बेहद नाटकीय तरीके से दिल्ली की IGI एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। खेड़ा को IGI एयरपोर्ट से असम पुलिस के अधिकारियों ने तब गिरफ्तार किया
कथित विवादित बयान मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिली है। खेड़ा को दिल्ली हवाई अड्डे से असम पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई। सुनवाई प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा और MR शाह की पीठ ने की। न्यायालय ने उत्तर प्रदेश और असम राज्यों से उन राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज FIR को जोड़ने के लिए खेड़ा की प्रार्थना पर प्रतिक्रिया मांगी। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में कोर्ट पवन खेड़ा को मंगलवार तक अंतरिम जमानत दे। साथ ही कोर्ट ने याचिका पर सीमित सुनवाई मंजूर की। सभी FIR के क्लब करने पर नोटिस जारी कर दिया है। खेड़ा के खिलाफ उत्तर प्रदेश और असम में FIR दर्ज है। पुलिस अब पवन खेड़ा को असम नहीं ले जा पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने द्वारका कोर्ट को खेड़ा को अंतरिम राहत देने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ता को द्वारका कोर्ट से गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली की क्षेत्राधिकार वाली कोर्ट अंतरिम जमानत दे। मंगलवार तक अंतरिम जमानत दी जाए। खेड़ा को संरक्षण के लिए आदेश जारी कर रहे हैं। खेड़ा निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल करे। उत्तर प्रदेश और असम में दर्ज FIR एक साथ जोड़ने पर सोमवार को सुनवाई करेंगे। सिंघवी ने सुनवाई के दौरान कहा, जो पवन खेड़ा ने कहा वो नहीं कहना चाहिए था। मैं मानता हूँ उन्होंने खुद माना कि जुबान फिसल गई थी। उन्होंने माफी भी मांगी थी। उनको रिहा करने के आदेश दिए जाएं। अदालत उनको संरक्षण दे। देश में किसी भी राजनीतिक बयानबाजी पर ये गंभीर केस नहीं लगाए जा सकते। ये अभिव्यक्ति की आजादी का हनन है। गिरफ्तारी में प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। खेड़ा ने जो अपराध किया है उसमें 3 और 5 साल की अधिकतम सजा है। CJI ने कहा कि हम सभी FIR को एक राज्य में निर्धारित कर देते हैं ताकि वे राहत के लिए हाई कोर्ट जा सके। इस स्टेज पर हम FIR रद्द नहीं कर सकते। इस दौरान प्रधानमंत्री पर दिया गया बयान सुनाया गया। इस पर CJI ने पूछा कि ये सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का मामला कैसे। इससे पहले सिंघवी ने CJI को सूचित किया कि खेड़ा दिल्ली हवाई अड्डे से सुबह 11 बजे उड़ान भरने वाले थे, लेकिन उन्हें विमान से उतार दिया गया। प्रधानमंत्री के बारे में उनके द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों को लेकर असम, लखनऊ और वाराणसी में उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई गई है। खेड़ा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153A और 153B के तहत मामला दर्ज किया गया। हालांकि वे व्यक्तिगत रूप से विवादित बयानों का अनुमोदन नहीं करते हैं, लेकिन वाराणसी, लखनऊ और असम की FIR को एक साथ जोड़ा जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 319 के तहत अतिरिक्त अभियुक्तों को समन करने की शक्ति के लगातार दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय किए जा सकते हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस JK माहेश्वरी ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली एक आपराधिक अपील का फैसला करते हुए एक अतिरिक्त अभियुक्त को समन करने की मांग करने वाले एक आवेदन को अनुमति दी थी। ये सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखा गया ताकि प्रावधान का दुरुपयोग न हो। दिशा निर्देश ये हैं कि मुकदमे की दहलीज पर किसी व्यक्ति को समन करने को हतोत्साहित किया जा सकता है। ट्रायल कोर्ट को समन किए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ सबूत का मूल्यांकन करना चाहिए। ट्रायल कोर्ट को ये फैसला करना चाहिए कि क्या सामग्री में कुछ वेटेज और मूल्य जैसा है, जैसा कि ट्रायल का सामना कर रहे लोगों के लिए उसके खिलाफ गवाही दी गई है। किसी विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में प्रावधान को लागू नहीं किया जाना चाहिए और ऐसे में साल 2017 में करीम या मृतक के भाई के बयान की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उसने आरोप लगाया कि उसकी बहन ने अपने पति, ससुर, सास, ननद और उसके पति द्वारा प्रताड़ित किए जाने के बाद खुद को फांसी लगा ली थी, जो विवाह के समय दहेज से असंतुष्ट थे। जैसा कि जांच एजेंसी को ससुर, ननद और उसके पति के खिलाफ कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। चालान केवल मृतक के पति और उसकी सास के खिलाफ दायर किया गया था। मुकदमे के दौरान करीम ने CRPC की धारा 319 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें प्राथमिकी में नामित 3 अन्य आरोपियों को अतिरिक्त आरोपी के रूप में समन किए जाने की मांग की गई। ट्रायल कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी। हालांकि उच्च न्यायालय ने करीम द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और उन्हें मुकदमे का सामना करने के लिए समन जारी किया गया।
वहीं प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने गुरुवार को घोषणा की कि सुप्रीम कोर्ट ने अब तक पारित अपने सभी निर्णयों के लिए तटस्थ उदाहरण नेचुरल सिटेशन पेश किया है और सीजेआई ने आज खुली अदालत में घोषणा करते हुए कहा है कि तटस्थ प्रशस्ति पत्र या नेचुरल सिटेशन की शीर्ष अदालत द्वारा दिए गए 30,000 से अधिक फैसलों के लिए होगा और जो 3 चरणों में किए जाएंगे। सीजेआई के अनुसार पहली किश्त जिसमें 2014 से अब तक के निर्णय शामिल हैं पहले ही पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि दूसरी किश्त 1995 से 2013 तक और तीसरी 1950 से 1994 तक होगी। सीजेआई चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि न्यायालय अंग्रेजी से स्थानीय भाषाओं में अपने फैसलों को अनुवाद करने के लिए मशीन लर्निंग टूल्स का इस्तेमाल कर रहा था। उन्होंने कहा कि कभी-कभी शाब्दिक अनुवाद कठिनाई पैदा कर सकता है। उदाहरण के लिए छुट्टी दी गई का शाब्दिक अनुवाद अवकाश प्राप्त हो सकता है। इस समस्या को दूर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने जिला न्यायाधीशों, कानून शोधकर्ता और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की एक टीम को ये जांचने के लिए तैनात किया कि मशीन लर्निंग अनुवाद फुल प्रूफ थे। सीजेआई ने कहा कि इस परियोजना का सारा खर्च सुप्रीम कोर्ट द्वारा वहन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब तक शीर्ष अदालत के 2,900 फैसलों का अनुवाद किया जा चुका है और जिला न्यायाधीशों को भी फैसले के मशीन लर्निंग अनुवाद की जांच करने के लिए कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के लिए एक समान और अद्वितीय प्रशस्ति पत्र विकसित करने और लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के नवंबर 2022 के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया था। गुजरात हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी के खिलाफ सूरत पश्चिम के विधायक पुणेश मोदी द्वारा अप्रैल 2019 का रोल में राजनीतिक अभियान के दौरान की गई उनकी कथित टिप्पणी सभी चोर मोदी सरने वाले क्यों होते हैं के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले की कार्रवाई पर रोक हटा दी। जस्टिस विपुल एम पंचोली की एकल न्यायाधीश पीठ ने याचिकाकर्ता के ये कहने के बाद रोक हटा ली कि निचली अदालत के रिकॉर्ड में पर्याप्त साक्ष्य आ गए हैं और स्थगन आदेश से केवल मुकदमे में देरी होगी। पुणेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत उनकी कथित टिप्पणी के लिए शिकायत दर्ज की, जिसमें कहा गया कि इसने मोदी उपनाम वाले सभी लोगों को बदनाम किया। इससे पहले ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्रवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने भाषण से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पेश किए और गांधी को इसकी सामग्री की व्याख्या करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उपरोक्त आवेदन खारिज करने और स्थगन के उनके अनुरोध को अस्वीकार करने के बाद याचिकाकर्ता ने मुकदमे पर रोक लगाने की मांग की थी। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.